गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, सब लोग जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग। और यहाँ पर हम लोग इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन से इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व करेंगे। टीकाकरण टॉपिक से हर एक परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एएनएम यूपी ट्रिपल एससी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिनके एग्जाम स्टाफ नर्स सीएचओ बीटीएससी एएनएम यूपी ट्रिपल एससी झारखंड जम्मू कश्मीर एमपीडब्ल्यू एएनएम हरियाणा सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो एग्जाम्स में आ चुके प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अच्छा क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, आप पढ़ेंगे और अपने आंसर बताते रहेंगे। ठीक है, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर पहला। और हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन एग्जाम्स में खूब आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, सेम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सभी टीकों को संग्रहित किया जाता है। ऑल वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल और स्टोर्ड इन, कहाँ पर स्टोर्ड किया जाता है? जितने भी प्राथमिक केंद्र होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे पीएससी कहा जाता है, इसमें जो वैक्सीनें होती हैं, वैक्सीन टीकों को संग्रहित करते हैं, कहाँ करते हैं? इसे आईएलआर में करते हैं। किस में करते हैं? आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर करते हैं। किस में करते हैं? आईएलआर, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है दूसरा, आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। रोटावायरस वैक्सीन देने का मार्ग क्या है? व्हाट इज द रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रोटावायरस वैक्सीन? रोटावायरस वैक्सीन देने का रूट क्या है, मार्ग क्या है रोटावायरस वैक्सीन देने का? हाँ, पढ़िएगा और आंसर बताइएगा। रोटावायरस वैक्सीन देने का रूट क्या है? किस रूट के माध्यम से रोटावायरस वैक्सीन दी जाती है? तो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन डी माना जाएगा। रोटावायरस जो वैक्सीन दी जाती है वो ओरल दी जाती है। कैसे देते हैं? ओरल देते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर। इसे ओरली दिया जाता है। रोटावायरस जो वैक्सीन होती है इसे ओरल दिया जाता है। कितनी बूंद देते हैं? 5 बूंदें दी जाती हैं। कितनी बूंदें देते हैं? 5 बूंदें दी जाती हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। रोटावायरस वैक्सीन किस लिए दी जाती है? अगर किसी को रोटावायरस हो जाता है, इससे डायरिया हो जाता है, इसलिए रोटावायरस वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें हम नए डेटा को पढ़ेंगे। ठीक है, 2025 में जो डेटा इंक्लूडेड किया गया उसे पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार कितनी बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है या कितनी बीमारियों का टीका लगाया जाता है? हाउ मनी डिजीज आर वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसे एनआईएस बोला जाता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कितनी बीमारियों को खिलाफ टीका दिया जाता है? कितनी के खिलाफ दिया जाता है? तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। 6 के खिलाफ दी जाता है। कितना दिया जाता है? 6। ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था। ठीक है, हम आपको बता दें, क्वेश्चन काफ़ी पहले पूछा गया था, कई अन्य परीक्षाओं में भी आ चुका है। लेकिन वर्तमान के डेटा में जो वैक्सीन इंक्लूड की गई हैं, ठीक है, टोटल 12 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन किया जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। वर्तमान में जो पूरी तरीके से शेड्यूल है वो 11 वैक्सीन शेड्यूल है वर्तमान में, रिसेंट में। ठीक है, अब है कितनी? 12 वैक्सीनें हैं। 12 वैक्सीन हैं जो कि सम्मिलित हैं, लेकिन जो 11वीं वैक्सीन, एक है वैक्सीन जापानी इंसेफ्लाइटिस, वो उस जगह पर दिया जाता है जहाँ पर इसके केस मिलते हैं। ठीक है, तो सही तौर पे टोटल 12 वैक्सीन हैं, लेकिन जो हर जगह शेड्यूल हैं वो उनमें से 11 वैक्सीन हैं। ठीक है, देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ये बहुत पहले आया था, प्रश्न बहुत पहले आया था, उसलिए हाँ, इसलिए इसका आंसर 6 माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नेपाल, अपडेटेड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नेपाल और इंडिया का जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ये सेम है। ठीक है, और इसमें ये लिखा है अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, 12 बीमारियों के खिलाफ ये टीका दिया जाता है। इसमें कौन कौन सी बीमारियां इंक्लूड है? डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस, पोलियो, रुबेला, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया और मेनिंजाइटिस काज्ड बाय द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, इस वजह से ट्यूबरकुलोसिस, रोटावायरस, डायरिया, निमोकोकल निमोनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस इन स्पेसिफिक एरिया। टोटल कितनी है? 12 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे पॉइंट दिया गया है, ये जो यूआईपी है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये इम्यूनाइजेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कास्ट अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। यहाँ पर 12 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन नेशनल तौर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में अगेंस्ट 11 डिजीज जिनको रूटीन वाइज वैक्सीन देते हैं उनमें से 11 हैं, जैसे कि डिप्थीरिया है, पर्टोसिस है, टेटनस है, पोलियो है, मिजल्स है, रुबेला है, सीवियर फॉर्म ऑफ द चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस एंड रोटावायरस, डायरिया होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, मेनिंजाइटिस होता है और निमोनिया होता है। ठीक है, तो ये बीमारियां हैं जिनके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण किया जाता है। जो क्वेश्चन 6 दिया गया एनआईएस के अंतर्गत वो बहुत पहले का प्रश्न है। वर्तमान में ये डेटा आपको पढ़ना है जो अपडेट किया गया 2025-26 का डेटा रहेगा। ठीक है,
हाँ, ये अपडेटेड डेटा आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जहाँ ज़रूरत होती है अपडेट होने की वहाँ पर हम कर देते हैं, ठीक है, अपनी क्लास में, डेली वाली क्लास में। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4, टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत कौन थे, ठीक है, हु वर अर्ली पायनियर ऑफ इम्यूनाइजेशन। पढ़िए और आंसर बताइए। अगर आपको इस प्रश्न में संदेह हो कि कितनी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है, तो 12 के खिलाफ किया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 12 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और 11 राष्ट्रीय स्तर पर 11 के खिलाफ देते हैं, जिसमें से जापानी इंसेफ्लाइटिस उन जगह पर दिया जाता है जहाँ पर इसके केस मिलते हैं, जहाँ नहीं मिलते वहाँ पर नहीं करते, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत कौन माने जाते हैं, हु वर अर्ली पायनियर ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जिन्होंने स्टार्ट किया था वो कौन थे। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो ऑप्शन ए माना जाएगा, चाइनीज थे। किसने किया था ये, चीनी लोग थे। हाँ, तो ये चाइनीज लोग थे, इनको इम्यूनाइजेशन का अग्रदूतक माना जाता है। चाइनीज जो लोग हैं इनको इम्यूनाइजेशन का अग्रदूत माना जाता है। सही उत्तर जो माना जाएगा वो ऑप्शन ए माना जाएगा, ये उत्तर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसे कब शुरू किया गया था। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन, अभी एक पेपर सॉल्व कराया था मैंने झारखंड एएनएम का, उसमें एक क्वेश्चन था। फिर इसके बाद आपको बिहार का पेपर सॉल्व कराया था स्टाफ नर्स का, उसमें क्वेश्चन था। इसके पहले भी ये क्वेश्चन परमानेंट स्टाफ नर्स में आ चुका है, ठीक है। तो ये ग्लोबल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, तो ये स्टार्ट किया गया था 1974 में स्टार्ट किया गया था। वैश्विक टीकाकरण बोला जाता है। आपको बताना है वैश्विक टीकाकरण सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, वैश्विक टीकाकरण कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। दिवस के बारे में क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे, वैश्विक टीकाकरण सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन सबसे पहले किसने किया था। द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाई, जो वैक्सीनेशन हुआ था ये सबसे पहले किसके द्वारा हुआ था। लिखा है द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाई, किसने परफॉर्म किया था इसे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा, 6 का उत्तर क्या माना जाएगा। द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाई, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, हाँ, वैक्सीनेशन को जो सबसे पहले परफॉर्म किया गया था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले सफल वैक्सीन की खोज की थी 1796 में, ठीक है। हाँ, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर, दुनिया में चेचक का आखिरी मामला कब रिपोर्ट किया गया था। द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड, आपको बताना है कब किया गया था। द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स का जो लास्ट केस है, दुनिया में चेचक का आखिरी मामला कब रिपोर्ट किया गया था। कब रिपोर्ट किया गया था दुनिया में चेचक का आखिरी मामला। लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड, तो लास्ट केस कब रिपोर्ट किया गया था दुनिया में चेचक का आखिरी मामला, तो 1977 में किया गया था। कब किया गया था, 1977 में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। हाँ, 1977 में ये रिपोर्ट किया गया था, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 1977 में कहाँ किया गया था ये, सोमालिया में किया गया था। कहाँ किया गया था, सोमालिया में, समझे। ये अफ्रीकन कंट्री है, ओके। हाँ, ये अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ किया गया था ये केस, रिपोर्ट किया गया था सबसे पहले, मतलब लास्ट केस था जो लास्ट अंतिम बार मिला। नेक्स्ट केस है चेचक के टीके में शामिल है स्मॉल पॉक्स कंटेन्स, जो स्मॉल पॉक्स का जो टीका होता है उसमें क्या सम्मिलित होता है। हाँ, उसमें क्या शामिल है, चेचक के टीके में शामिल है, आपको बताना है चेचक के टीके में क्या शामिल है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन्स, इसमें क्या पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो ऑप्शन ए माना जाएगा। इसमें लिविंग वायरस पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जीवित वायरस रहता है, समझे। जो स्मॉल पॉक्स है इसका जो टीका तैयार किया गया था वो लिविंग जीवित वायरस का इस्तेमाल करके तैयार किया गया था, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, ए प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, इसमें जीवित टीका का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो 8-10 साल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे मैंने लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। एक पार्ट इसका भी और आएगा। ईपीआई में सभी टीके शामिल हैं सिवाय, उसमें बीमारी होगी, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होंगी, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम होंगे, ठीक है। आगे वाली जो क्लास आएगी, ईपीआई इंक्लूड ऑल वैक्सीन एक्सेप्ट, ईपीआई में सभी टीके सम्मिलित हैं सिवाय। तो ईपीआई
एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन बोला जाता है। इसमें सभी टीके आते हैं, एमएमआर नहीं आता। इसमें डीपीटी, पोलियो, बीसीजी ये सारे आते हैं और विकल्प बी को छोड़ करके, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेप्ट करके पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में एक्सेप्ट करके पूछा गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, 10 पढ़िए और उत्तर बताइएगा। 10 नंबर, चेचक उन्मूलन के आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा भारत को किस वर्ष चेचक मुक्त घोषित किया गया था? इन विच ईयर वाज इंडिया डिक्लेयर्ड a स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री बाय एन इंटरनेशनल कमीशन फॉर असेसमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन। चेचक उन्मूलन के आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा भारत को किस वर्ष चेचक मुक्त घोषित किया गया था? किस वर्ष चेचक मुक्त घोषित किया गया था? भारत को जो किया गया था 1977 में किया गया था, 1977 में किया गया था इंडिया को। ठीक है, WHO ने इसे सर्टिफिकेट दे दिया था कि अब आपके यहाँ चेचक के केस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, और 1977 में लास्ट केस सोमालिया में ही देखा गया था। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 11, WHO ने चेचक के वैश्विक उन्मूलन की घोषणा की थी, कब की थी? WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। WHO ने कहा था पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया है। और तो ये WHO ने कब बताया था कि पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया है? हाँ, WHO ने ये बात बताई थी कि पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया है। WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल इरेडिकेशन प्रोग्राम ऑफ स्मॉल पॉक्स इन, तो ये 8 मई 1980 को डिक्लेयर कर दिया था उसने कि पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स ख़त्म कर दिया जा चुका है। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। WHO ने हाँ चेचक के वैश्विक उन्मूलन की जो घोषणा की थी वो 8 मई 1980 को की थी। कब की थी? 8 मई 1980 को की थी। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। 8 मई 1980 को घोषणा कर दी थी उसने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, WHO द्वारा घोषित निम्नलिखित बीमारियों में से एक को वैश्विक स्तर पर उन्मूलन कर दिया गया है। किसका कर दिया गया उन्मूलन? वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ बीन इरेडिकेटेड ग्लोबली एज डिक्लेयर्ड बाय WHO। WHO द्वारा घोषित निम्नलिखित बीमारियों में से एक को वैश्विक स्तर पर उन्मूलन कर दिया गया। कौन सी बीमारी है? पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। हाँ, तो अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया स्मॉल पॉक्स को घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ये पूरी दुनिया से ख़त्म की जा चुकी बीमारी है। ठीक है, पूरी दुनिया से इसमें केस भी नहीं मिलते। नेक्स्ट है AEFI का पूर्ण रूप क्या है? क्या नाम है इसका पूरा? फुल फॉर्म ऑफ AEFI, पढ़िए और आंसर बताइएगा। द फुल फॉर्म ऑफ AEFI, तो AEFI का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए और आंसर बताइए 13 का उत्तर। AEFI का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन माना जाएगा, ऑप्शन बी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी माना जाएगा, समझे? टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना, ये प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, टपेडिक, डिप्थीरिया, टेटनेस, काली खांसी, खसरा, पोलियो के खिलाफ प्राथमिक टीकाकरण के लिए सबसे उपयुक्त उम्र कौन सी है? हाँ, पढ़िए और आंसर बताइएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट एज फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, टेटनेस, वुपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो एज। मोस्ट अप्रोप्रिएट एज फॉर इम्यूनाइजेशन, प्राइमरी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, सबसे जो अच्छी उम्र मानी जाती है, सबसे उपयुक्त उम्र मानी जाती है जिसमें ये टीका लगाए जाएँ बीमारियों के खिलाफ, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, टेटनस, वुपिंग कफ, मीजल्स और पोलियो के खिलाफ। तो सबसे बढ़िया उम्र कौन सी मानी जाती है? सबसे जो अच्छी उम्र मानी जाएगी, बढ़िया उम्र होगी, वो 0 से 9 महीने मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 0 से 9 महीने के बीच में अगर ये सारे टीके लग जाते हैं तो सबसे अच्छा रहता है, बहुत अच्छा माना जाता है, समझे? हाँ, ट्यूबरकुलोसिस का टीका लग जाता है, डिप्थीरिया का टीका, टेटनस का टीका, वुपिंग कफ का, मीजल्स का, पोलियो का, तो ये बहुत अच्छा रहता है 0 से 9
मंथ, 0 से 9 मंथ सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे बढ़िया माना जाता है। ओके, सही उत्तर ऑप्शन बी वाला माना जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, हाँ, बी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारत से समाप्त संचारी रोग है, जो भारत से समाप्त किया जा चुका है, वो कम्युनिकेबल बीमारी कौन सी? संचारी रोग का मतलब है ऐसी बीमारियां जो संचार करती थी, या ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे में फैल जाती हैं, उनको संचारी रोग कहा जाता है। तो भारत से समाप्त संचारी रोग कौन सा है जिसे भारत से समाप्त किया जा चुका है? कम्युनिकेबल डिजीज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। कम्युनिकेबल डिजीज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, जिसे भारत से ख़त्म किया जा चुका है, वो बीमारी कौन सी है जिसे भारत से ख़त्म किया जा चुका है? तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा स्मॉल पॉक्स। कौन सी बीमारी है? स्मॉल पॉक्स को भारत से ख़त्म किया जा चुका है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। ठीक है, सी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। भारत से स्मॉल पॉक्स को ख़त्म किया जा चुका है, और भारत से ख़त्म किया गया था 1977 में, दुनिया से ख़त्म किया गया है 1980 में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, 1980 में दुनिया से ख़त्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। जिन बच्चों का स्प्लेनेक्टॉमी हुआ है उन्हें यह प्राप्त करना चाहिए। चिल्ड्रेन हु हैव अंडरगॉन स्प्लेनेक्टॉमी शुड रिसीव। जिन बच्चों का स्प्लेनेक्टॉमी हुआ है तो उन्हें प्राप्त करना चाहिए। उन्हें क्या प्राप्त करना चाहिए? पढ़िए और आंसर बताइएगा। जिन बच्चों का स्प्लेनेक्टॉमी हुआ है उन्हें प्राप्त करना चाहिए। उन्हें क्या प्राप्त करना चाहिए? पढ़िए और आंसर बताइएगा। जिन बच्चों का स्प्लेनेक्टॉमी हुआ है उन्हें प्राप्त करना चाहिए। हाँ, पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। हाँ, पढ़ते रहिए और अपने अपने आंसर बताते रहिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का स्प्लेनेक्टॉमी हुआ है उन्हें यह प्राप्त करना चाहिए। क्या प्राप्त करना चाहिए? निमेकोकोकल वैक्सीन प्राप्त करनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। बी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। जापानी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ कितने प्रकार के टीके हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वैक्सीन आर देयर अगेंस्ट जेपेनी इंसेफ्लाइटिस? जेपेनी इंसेफ्लाइटिस के अगेंस्ट कितने टीके हैं? पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। जापानी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ कितने प्रकार के टीके हैं? तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ जो टीके हैं वो 3 टीके हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। सी इज द राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 18। 18 नंबर पढ़िए और आंसर बताइएगा। 18 नंबर। इनमें से कौन सी वैक्सीन लक्षण वाले एचआईवी इन्फेक्शन में कंट्राइंडिकेटेड हैं, जिसका CD4 काउंट 400 सेल से कम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेटेड सिम्टोमेटिक? यहाँ पर एक वैक्सीन मना है, नहीं लगाना है। ठीक है, एचआईवी अगर इन्फेक्शन देखने को मिलता है किसी में और उसमें CD4 की जो संख्या है वो 400 सेल पर, हाँ, मिलीमीटर क्यूब से कम है, तो उसमें हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे। कौन सी वैक्सीन नहीं लगाएंगे? अगर लगा देते तो और कम हो जाती इनकी संख्या, इसलिए ये वैक्सीन नहीं लगाते। ठीक है, तो बताइए भाई कौन सी वैक्सीन है जो नहीं लगाते? तो प्रश्न का सही उत्तर जो माना जाएगा, येलो फीवर नहीं लगाई जाती। समझे? सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। इनमें से कौन सी वैक्सीन लक्षण वाले एचआईवी इन्फेक्शन में कंट्राइंडिकेटेड है, जिसका CD4 काउंट 400 सेल पर मिलीमीटर क्यूब से कम है? तो हम येलो फीवर वैक्सीन नहीं लगाते। ठीक है, इससे लगाने से और दिक्कत होती है और इनकी संख्या और रेड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। एचआईवी पॉजिटिव बच्चों को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती? जो एचआईवी पॉजिटिव वैक्सीन मतलब बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कुछ पैदा होते हैं एचआईवी पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, तो इनको कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती? कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे? विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड टू एन HIV पॉजिटिव चाइल्ड? HIV पॉजिटिव बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती है? कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती HIV पॉजिटिव बच्चे को? हाँ, कौन सी नहीं देंगे? HIV पॉजिटिव बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए और आंसर बताइएगा।
HIV पॉजिटिव बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती है? HIV पॉजिटिव बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती है? तो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, OPV नहीं दी जाती। कौन सी नहीं देते हैं? OPV नहीं दी जाती। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर है। HIV पॉजिटिव बच्चों को OPV वैक्सीन नहीं देते, मना होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जीवित वैक्सीन का उदाहरण है। लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल बताइए कौन सा इनमें से दिए गए विकल्प में से जीवित वैक्सीन का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन, एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन, जीवित वैक्सीन का उदाहरण है। कौन सा इनमें से जीवित वैक्सीन का उदाहरण? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन डी माना जाएगा। डी, ये जो जीवित वैक्सीन है वो इनमें से BCG है, जो कि लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है। ये कैसी है? लाइव वैक्सीन है, और ये बैक्टीरिया से होने वाली लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है, लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है। मीजल्स जो वैक्सीन है ये भी कैसी वैक्सीन है? ये लाइव वायरल वैक्सीन है। कैसी है? लाइव वायरल वैक्सीन। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये लाइव वायरल वैक्सीन है। तो दोनों कैसी वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है, मतलब दोनों में जीवित ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार जन्म के समय इनमें से कौन सी वैक्सीन की सिफारिश की जाती है? विच ऑफ दीज वैक्सीन आर रिकमेंडेड एट बर्थ अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल? जो NIS है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, विच ऑफ दीज वैक्सीन आर रिकमेंडेड एट बर्थ, जन्म के समय कौन सी वैक्सीन रिकमेंडेड की जाती है NIS के अकॉर्डिंग? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो वैक्सीन रिकमेंडेड की जाती है उस वैक्सीन का नाम बताइए। कौन सी वैक्सीन है? तो 3 टीके दिए जाते हैं। एक दिया जाता है BCG दिया जाता है, हेपेटाइटिस B देते हैं, OPV दिया जाता है। ठीक है, हाँ, तो सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। किस में दिया गया है? विकल्प ए सही उत्तर माना जाएगा। BCG, हेपेटाइटिस B और आपका OPV। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए, अच्छा, विज्ञापन पर ध्यान दीजिए। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, GS इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे, अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे 6306782918, 630768 अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। ये नंबर हमारा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर, कॉलिंग नंबर भी है। आप ANM के लिए PDF नोट परचेज कर सकते हैं, स्टाफ नर्स के लिए PDF नोट परचेज करें, MPW या अन्य एग्जाम्स जो भी आपके लगे हैं तो उनके लिए आप PDF नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेज, पेड क्लासेज, लाइव रिकॉर्डेड सभी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न सभी मारे गए टीके हैं सिवाय, मतलब किल्ड वैक्सीन है। मारे गए का मतलब वैक्सीन को नहीं मारा जाएगा। यहाँ पर दिया गया सभी किल्ड वैक्सीन है, सभी किल्ड टीके हैं। आपको बताना है, एक यहाँ पर किल्ड नहीं है, वही आप छांट लो कि कौन सा किल्ड नहीं है। सभी किल्ड हैं। अभी ऊपर वाले प्रश्न में इसी के बारे में जिक्र किया था मैंने, सभी जीवित टीके हैं। तो ये मतलब सभी किल्ड टीके हैं। ये कॉलरा क्या है? किल्ड है। टेटनस क्या है? किल्ड है। पर्टोसिस क्या है? किल्ड। लेकिन ये क्या है? लाइव वैक्सीन है। जो ऑप्शन ए में दिया गया है ये लाइव टीका के अंतर्गत आता है। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइएगा। नीचे दिया गया कौन सा जीवित क्षीणित टीका है? पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। जीवित और क्षीणित टीका है कौन सा इनमें से? गिवन बिलो विच वन इज द लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन? इनमें से लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, हाँ, तो बताइए भाई। नीचे दिया गया कौन सा जीवित क्षीणित टीका है? गिवन बिलो, हाँ, बिलो विच वन इज द लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन? तो लाइव एटीन्यूएटेड जो वैक्सीन है वो कौन सा है? तो ये BCG है। कौन सा है? BCG। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, नीचे दिया गया कौन सा टीका जीवित टीका है? तो BCG। BCG कैसा टीका है? ये जीवित टीका के अंतर्गत आएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर। BCG जीवित टीका है। बाकी जैसे अगर कॉलरा के बारे में पूछा जाए तो ये आपका किल्ड टीका है। ठीक है, हेपेटाइटिस का टीका, ये कैसा टीका है? किल्ड टीका है। शॉक मतलब वैक्सीन का IP भी बोला जाता है। ठीक है, जो शॉक टीका है ना, जो ना शॉक, ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन होता है, मतलब ये किल्ड टीके के अंतर्गत आता है। एन एग्जाम्पल ऑफ टॉक्साइड इज द, ये टॉक्साइड वैक्सीन बताना है आपको। यहाँ पर टॉक्साइड टीका है कौन सा है? टॉक्साइड टीका
हाँ, टॉक्साइड टीका है। कौन सा टॉक्साइड टीका है? पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ आ टॉक्साइड इज द, तो टॉक्साइड टीका इनमें से कौन सा है? हाँ, जो टॉक्साइड टीका है वो कौन सा है? टॉक्साइड टीका। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर जो टॉक्साइड टीका है वो डिप्थीरिया होता है, टेटनस होते हैं, दो टीके टॉक्साइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कितने टीके टॉक्साइड के अंतर्गत आते हैं? दो टीके। एक आपका ये डिप्थीरिया हो गया, दूसरा आपका टेटनस होता है। ठीक है, हाँ टेटनस। जो वर्ड टॉक्साइड लिखा होता है ना, टॉक्साइड में ही इसके आंसर छिपे होते हैं। टी मतलब होता है टेटनस, टीटी जिसे बोलते हैं। ठीक है, डी मतलब होता है डिप्थीरिया, इसी में इसके उत्तर छिपे होते हैं। यही दो टीके जो टॉक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट डे आप पढ़ेंगे क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 25 डीपीटी। पढ़ लीजिए आप पहले एक बार। हाँ, पढ़ लीजिए फिर उत्तर बताइए। डीपीटी ओपीवी हेपेटाइटिस बी की दो खुराक के बीच अंतराल इससे कम नहीं होना चाहिए। आपको बताना है किससे कम नहीं होना चाहिए। इंटरवल बिटवीन टू डोज ऑफ डीपीटी, जब डीपीटी की दो डोज देंगे तो अंतराल इससे कम नहीं रखना है। ठीक है, ओपीवी की अगर दो खुराक देंगे तो अंतराल इससे कम नहीं रखना। हेपेटाइटिस बी की अगर दो खुराक देंगे तो अंतराल हम इससे कम नहीं रखेंगे। आपको बताना है किससे कम नहीं रखेंगे। हाँ, डीपीटी की अगर दो खुराक देंगे तो इनके बीच में जो अंतर होगा वो 4 सप्ताह से कम नहीं रखा जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऑप्शन डी। समझे? सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। अगर हम डीपीटी के दो टीके दे रहे हैं तो एक टीका और दूसरे टीका के जो बीच में अंतर होगा वो 4 सप्ताह का माना जाएगा। कितना माना जाएगा? 4 सप्ताह का अंतर। इसी प्रकार से जैसे ओपीवी के टीके दिए जाएंगे, पहला और दूसरे के बीच में जो अंतर होगा वो 4 सप्ताह का अंतर माना जाएगा। समझे? हाँ, 4 सप्ताह का अंतर। इसी प्रकार से हेपेटाइटिस के जो टीके अगर दो देंगे तो इनके बीच में भी जो अंतर माना जाएगा वो कितना माना जाएगा? 4 सप्ताह का ही अंतर माना जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि द मिनिमम इंटरवल बिटवीन टू डोजेज ऑफ डीपीटी, जो दो टीके हैं जैसे कि डीपीटी का टीका है, ओपीवी का टीका है, हेपेटाइटिस बी का टीका है, तो इनके बीच में कम से कम जो आपको अंतर रखना है, ठीक है, कम से कम जो अंतर रखना है वो 4 सप्ताह का अंतर रखना ही रखना है। समझे? 4 सप्ताह का अंतर रखना ही रखना है, इससे पहले नहीं देंगे। इसीलिए जैसे कि पेंटा वाला टीका हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पेंटावलेंट का एक टीका होता है। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। पेंटावलेंट तो ये भी 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, इस प्रकार। तो देखो 6 4 10, 10 4 14, तो मतलब 4 4 सप्ताह बाद ही दे रहे हैं टीके। ठीक है, 4 सप्ताह बाद ही टीके प्रोवाइड करेंगे। अब अगर आप इससे ज़्यादा समय लेना चाहें तो इसमें ज़्यादा समय कर सकते हो, लेकिन 4 सप्ताह से कम का समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझे? 4 सप्ताह से कम का समय अमान्य है, 4 सप्ताह से कम का समय होना ही नहीं चाहिए। ठीक, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अच्छा, विज्ञापन पर ध्यान दीजिए। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, जीएस इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, वो स्टूडेंट दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे, अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, ये आज के क्वेश्चन थे, ये पार्ट 1 है हमारा इस चैनल्स पे। ठीक है, इसका हम एक पार्ट और लाएंगे जिसमें हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा कवर करेंगे। और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एएनएम यूपी ट्रिपल एससी में, स्टाफ नर्स में, सीएचओ में, अन्य बहुत सारी परीक्षाओं, परमानेंट स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, हर एक राज्य के जितने भी एग्जाम होते हैं सबका टीकाकरण क्या होता है? लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है, तो ये अभी एक क्लास हम और देंगे आपको। ठीक है, तो ये एक पार्ट है। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं, क्लासेज लेना चाहते हैं, जीएस इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या सिर्फ पीडीएफ नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट इस नंबर पर संपर्क करेंगे, अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। 63 067 82 918, 6306782918। और आपको क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हैं चैनल्स को लाइक वगैरह नहीं करते। ठीक है, आप लोग चैनल्स को लाइक वगैरह भी करके जाया करें। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। ओके, और किसी का अगर कोई प्रश्न है, किसी भी क्वेश्चन में अगर संदेह है, ठीक है, अगला आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी बात नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। समझे? हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखेंगे आप, जो भी आप अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या कोई प्रश्न वगैरह आप पूछना चाहते हैं,
ठीक है, कोई भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, हम उसका शीघ्र ही रिप्लाई देते हैं। ओके, और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे एक नई क्लास के साथ। ठीक है, जितनी भी क्लासेज हम दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों का रिवीजन करो। ठीक है, हम किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाए, ठीक है, लेकिन अब डेली क्लासेज वगैरह आपकी चल रही हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज का रिवीजन करो, क्योंकि पढ़ाए गए क्वेश्चन हमारे द्वारा एग्जाम्स में खूब आते हैं, बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर्स, बाय, जय हिंद, सी यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, सभी लोग जुड़ जाएंगे और यहाँ पर आज हम टीकाकरण के एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है, टीकाकरण प्रश्नावली से एमसीक्यू लिए गए हैं। इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन क्वेश्चनर आप देख सकते हैं, प्रश्नावली है पूरी। और यहाँ पर हम लोग जितने भी क्वेश्चन 8-10 साल में एग्जाम में पूछे गए हैं, जो टीकाकरण से पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एएनएम, जेएनएम, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर सभी के लिए। ठीक है, एएनएम यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स, बीटीएससी या यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सभी परीक्षाओं में एमपीडब्ल्यू, एएनएम जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में आए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीकाकरण, वैक्सीनेशन, ये मोड में टिप्स होता है। ठीक है, ऑल एग्जाम्स जितने भी होते हैं सब में ये टॉपिक रखा गया है टीकाकरण से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में सभी राज्यों में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, और जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर पहला, पोलियो वैक्सीन की शून्य खुराक दी जाती है, आपको बताना है कब दी जाती है। जीरो डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन, कब दिया जाता है, जीरो डोज कब देते हैं पोलियो वैक्सीन का। जो पोलियो वैक्सीन का डोज दिया जाता है, जीरो डोज कब दिया जाता है पोलियो वैक्सीन का, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। पोलियो वैक्सीन की शून्य खुराक दी जाती है, जीरो डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन, कब देते हैं पोलियो वैक्सीन की जीरो डोज दी जाती है, कब दी जाती है जीरो डोज, पढ़िए और आंसर बताइए। तो प्रश्न का सही उत्तर एट बर्थ माना जाएगा, जन्म के समय दी जाती है। ठीक है, पोलियो वैक्सीन की जो शून्य खुराक दी जाती है वो जन्म के समय दी जाती है। ऑप्शन बी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, गर्भावस्था में कौन सा टीका वर्जित होता है। ये ऑलरेडी प्रश्न आपको आप पढ़ भी चुके होंगे ये प्रश्न, ठीक है, लेकिन रिवीजन कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, और ये पार्ट हमारा 1 है, एक पार्ट और आएगा, इसमें 2 पार्ट दिए जाएंगे जिसमें हम पूरे क्वेश्चन कवर कर देंगे आपके, जो कि वैक्सीनेशन से हैं। गर्भावस्था में कौन सा टीका वर्जित है, कौन सा टीका मना होता है, तो रूबेला टीका मना होता है, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, ए इज द राइट आंसर। लाइव टीका प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना चाहिए। ओके, इससे स्पॉन्टानियस एबॉर्शन होने के चांस होते हैं, और भी अन्य दिक्कतें भी हो सकती हैं। ठीक है, माँ और बेबी को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर तीसरा, जीवित टीकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो लाइव वैक्सीन होती हैं इसके बारे में एक कथन गलत है, आपको बताना है कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइव वैक्सीन इज फॉल्स। जीवित टीकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको बताना है। जो स्टेटमेंट गलत है उसके बारे में आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाइव वैक्सीन इज फॉल्स। तो कौन सा जीवित टीकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन ए माना जाएगा, टू लाइव वैक्सीन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो दो वैक्सीन होती हैं, जो दो जीवित टीके हैं, ठीक है, इनको एक साथ नहीं देना चाहिए, जैसे कि एक ही जगह पर या एक साथ नहीं देना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। जीवित टीकों को दिए जाने पर बूस्टर की खुराक की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर गलत जो सेंटेंस है वो ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, दो जीवित टीकों को उत्तेजक के रूप में नहीं दिया जा सकता, मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब है यहाँ पर कि एक साथ नहीं दे सकते और एक ही जगह पे नहीं दिया जा सकता। सिंगल डोज गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, एक सिंगल डोज क्या लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है। हाँ, जैसे कि बीसीजी का जो टीका होता है ना, एक बार लगता है 12 से 15 साल तक के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है, आपको 12 से 15 साल तक के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वेरिसेला वैक्सीन इज, वेरिसेला का टीका है, वेरिसेला वैक्सीन इज, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। वेरिसेला का टीका है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या माना जाएगा, वेरिसेला वैक्सीन इज, वेरिसेला वैक्सीन है, आपको बताना है वेरिसेला वैक्सीन के बारे में। ठीक है, हाँ, वेरिसेला वैक्सीन इज, वेरिसेला का टीका है, तो वेरिसेला वैक्सीन के बारे में आपको बताना है। जो वेरिसेला टीका ये कैसा टीका है, कैसा वैक्सीन है, तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, ये जीवित क्षीण टीका है। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। जो वेरिसेला का वैक्सीन है ये कैसा, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन माना जाएगा। ठीक, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेरिसेला, ये
लाइव एटेन्यूएटेड ये वायरल वैक्सीन होगा, ठीक है, क्योंकि वेरिसेला क्या है, ये एक तरीके का वायरस है। ये क्या है, वायरस, वायरस मतलब विषाणु, समझे, तो ये एक तरीके का क्या है, विषाणु है। नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन्वेंटेड बाय, जो चेचक का टीका है ये किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा खोजा गया था, ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स का टीका है किसके द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था, किसने खोजा था, किसने डिस्कवर किया था, तो पढ़िए और आंसर बताइए। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, पढ़िए और आंसर बताइएगा। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था चेचक के टीके का आविष्कार, तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का जो इन्वेंशन हुआ था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। बी विकल्प सही माना जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, हाँ, बी इज़ द राइट आंसर। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सॉक वैक्सीन इज आ, जो सॉक का टीका है, हाँ आपको इसके बारे में बताना है, सॉक वैक्सीन इज आ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और आंसर बताइए। सॉक वैक्सीन इज आ, सॉक का टीका है, जो सॉक का टीका है, सॉक वैक्सीन है, ये कैसी वैक्सीन है। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, ये किल्ड वैक्सीन है। जो सॉक वैक्सीन है इसे आईपीवी बोला जाता है। जोनास सॉक नहीं थे, हाँ, जोनास सॉक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन होता है और इसके जो खोज करता है वो जोनास हैं। कौन है, जोनास, हाँ, जोनास शॉक ने इस टीके की खोज की थी, ठीक है, जोनास शॉक। तो सही उत्तर ये माना जाएगा, ये किल्ड वैक्सीन है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, ये एक तरीके का किल्ड वैक्सीन है। खसरे का टीका लगवाने की आयु है, द एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन एज। खसरे का टीका लगवाने की आयु है, जो खसरे का टीका है इसकी लगवाने की आयु क्या होगी, खसरे के टीके की लगवाने की आयु पढ़िए। द एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन एज, खसरे का टीका लगवाने की आयु है, क्या आयु है खसरे के टीके लगवाने की जो आयु है, हाँ पढ़िए और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए और उत्तर बताइए। द एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन एज, खसरे के जो टीके होते हैं मीजल्स, ये 9 महीने पर लगाए जाते हैं, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। इसी समय विटामिन ए दिया जाता है, इसी समय दिया जाता है, ठीक है। विटामिन ए का जो पहला डोज दिया जाता है, फर्स्ट डोज जो दिया जाता है वो खसरे के साथ देते 9 महीने पर दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। डी प्रश्न का सही आंसर मानेंगे, ठीक है, डी प्रश्न का सही उत्तर हाँ माना जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीनेशन इज, बीसीजी वैक्सीन की जो डोज है वो पूछा जा रहा है आपसे कि बीसीजी वैक्सीन की डोज क्या है, कौन सी डोज मेंशन की गई यहाँ पर, बीसीजी वैक्सीन की डोज पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। बीसीजी जो वैक्सीन का जो डोज होगा वो ऑप्शन सी में दिया गया है। 0 पॉइंट, हिंदी में मत देखिएगा, इसे इंग्लिश में देखिए। 0.1 ml आफ्टर 1 मंथ, अगर हम 1 महीने के अंदर नहीं दे पाते, ठीक है, जन्म के समय अगर जो डोज दिया जाता है बीसीजी का एट बर्थ, तो वो जो डोज होता है जन्म के समय देते हैं, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो 0.05 ml इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, 0.05 ml। अगर 1 महीने बाद देंगे, आफ्टर 1 मंथ, अगर 1 महीने हम बाद देंगे तो कितना देंगे 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद हम देते हैं 0.1 ml दिया जाता है, 0.1 ml। तो यही डोज लिखा गया आपके विकल्प में अभी वाले में, ठीक है। जन्म के समय जो देंगे एट बर्थ, ठीक है, तो वो 0.05 ml दिया जाता है, इतना दिया जाता है, ठीक है, 0.05 ml दिया जाता है, ठीक। हाँ, नेक्स्ट है डीपीटी का टीका इस प्रकार किया जाना चाहिए, पढ़ लीजिए। ये एडमिनिस्ट्रेड करेंगे हम, कैसे एडमिनिस्ट्रेड करेंगे, इम्यूनाइजेशन ऑफ द डीपीटी शुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाई, तो डीपीटी का टीकाकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर है 9 पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। डीपीटी का टीकाकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए, इम्यूनाइजेशन ऑफ द डीपीटी शुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाई, पढ़िए और उत्तर बताइएगा। हाँ पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। इम्यूनाइजेशन ऑफ डीपीटी शुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाई, डीपीटी का टीका इस प्रकार किया जाना चाहिए, कैसे एडमिनिस्ट्रेड करेंगे, तो डीपीटी के जो टीके होते हैं आईएम दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। ये एडमिनिस्ट्रेड किए जाते हैं और इनको आईएम देते हैं, पेशियों के अंदर लगाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए और आंसर बताइए। अनुशंसित खसरे के टीके का उपयोग निम्नलिखित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। रिकमेंडेड मीजल्स वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन,
अनुशंसित खसरे के टीके का उपयोग निम्नलिखित समय सीमा के अंदर किया जाना चाहिए। आपको बताना है किस समय सीमा के अंदर किया जाना चाहिए। ये जो दिया गया है यहाँ पर, रिकमेंडेड मीजल्स वैक्सीन शुड बी यूज्ड। जो मीजल वैक्सीन है इसे हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए 6 घंटे के अंदर, अगर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है इसे, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। कई बार क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है 4 से 6 घंटे। कितने घंटे? 4 से 6 घंटे। तो काफ़ी अप्रोप्रिएट आंसर ये है 4 से 6 घंटे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO मीजल्स वैक्सीन को अगर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया तो मतलब अगर रिकमेंडेड किया गया तो ये ओपन, अगर इसका जो वायल है ओपन कर दिया जाता है, समझे, जो इसका ढक्कन है, ठीक है, अगर इसे ओपन कर दिया जाता है, इसके कैप को ओपन कर दिया जाता है तो ये 6 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, ठीक है। वरना इसे डिस्कार्डेड कर देंगे, वरना क्या करेंगे, इसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है 6 घंटे के बाद। यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो कि बड़े अच्छे पॉइंट हैं। टाइम लिमिट क्या है, डिस्कार्ड कब करेंगे, और कंटामिनेशन रिस्क क्या हो सकते हैं, किसके संक्रमण मतलब संपर्क में आने पर संक्रमित हो सकता है। तो ये लिखा है टाइम लिमिट, यूज द वैक्सीन विद इन 6 आवर ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। हम इस वैक्सीन को अगर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया तो 6 घंटे के अंदर इस्तेमाल करेंगे। लिखा है वैक्सीन को हम जो यूज करेंगे विद इन 6 आवर, 6 घंटे के अंदर करेंगे। स्टोरेज दिया गया है, स्टोरेज कब करते हैं, लिखा है कितने टेम्परेचर पर। ये वैक्सीन का जो स्टोरेज होगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। कितने पर? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। डिस्कार्डिंग के लिए पॉइंट दिया गया है, डिस्कार्डेड एनी ओपन वायल, अगर कोई भी ओपन वायल है हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। डेट आर नॉट यूज्ड, जो फिर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे विद इन द 6 आवर्स टाइम फ्रेम और बाय द एंड ऑफ द इम्यूनाइजेशन सेशन। जैसे इम्यूनाइजेशन सेशन कहीं पर चल रहा होता है, मान लेते हैं कहीं पर भी चल रहा है, ठीक है, किसी भी जगह इम्यूनाइजेशन सेशन चल रहा है, इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है, टीकाकरण हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, किसी भी जगह इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है। तो जब इम्यूनाइजेशन हो रहा है, किसी भी जगह इम्यूनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि वैक्सीन बच जाती है, कई बार बच जाती है वैक्सीन, ठीक है। तो अगर 6 घंटे के अंदर ये इस्तेमाल कर ली गई तो अच्छी बात है, नहीं फिर धीरे धीरे इसकी पोटेंसी मतलब पावर जो होती है, पावर क्षमता पोटेंट, ये इसका कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, समझे। हाँ, तो 6 घंटे के बाद ये कम होता रहता है, इसलिए इसको बाद हम क्या करेंगे, इसे डिस्कार्डेड कर देंगे, कोई मतलब नहीं रह जाता इस वैक्सीन का, ठीक है। कंटेमिनेशन रिस्क लिखा है वैक्सीन लाइक मीजल्स जैसे BCG है, अदर्स विदाउट प्रिजर्वेटिव आर सस्टेनेबल टू कंटेमिनेशन वंस रिकॉन्स्टिट्यूट दिस रिस्क मेक इट क्रूशियल टू फॉलो द टाइम लिमिट स्ट्रिक्टली। कह रहे हैं कि ये वैक्सीनें जो हैं इनके लिए हमें, जैसे मीजल्स और BCG है, इनके लिए हमें इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिला होता, समझे, ताकि इनको स्टोर किया जा सके, लंबे समय तक रखा जा सके, ठीक है। तो इनके ज़्यादा चांस होते हैं ख़राब होने के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम स्ट्रिक्टली तौर पे, क्रूशियल है, अहम है ये चीज़, हम इसके लिए ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हाँ इतने समय के बाद हमें इस वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है, हटा देना है, समझे। ये चीज़ हमको ज़रूर ध्यान ही रखना है, समझे। हाँ, ध्यान ही रखना है कि हमको ये हटा देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। संस्थागत प्रसव के मामले में जन्म के समय दी जाने वाली OPV की खुराक है। डोज ऑफ OPV गिवन एट बर्थ इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, डोज ऑफ OPV गिवन, तो OPV का डोज दिया जाता है। कौन सा डोज होता है? प्राथमिक डोज, प्रारंभिक डोज, शून्य डोज, पहली खुराक। अब देखेंगे जैसे हिंदी में आप पढ़ोगे, हिंदी में तो ये लगभग वर्ड एक दूसरे के पर्यायवाची लिखे हुए, ज़्यादातर देखोगे एक को छोड़ करके सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर इसी वर्ड को आप अंग्रेजी में पढ़ो, प्राइमरी डोज का मीनिंग अलग हो गया, मतलब प्राइमरी डोज, इनिशियल डोज अलग चीज़ हो गई, जीरो डोज अलग हो गया, फर्स्ट डोज अलग हो गया, ठीक है। तो बताओ भाई कौन सा डोज देते हैं? OPV का जो डोज होता है ये कौन सा डोज दिया जाता है? ये जीरो खुराक देते हैं, जीरो डोज दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, जीरो डोज दिया जाता है। OPV में जो डोज देंगे वो कौन सा डोज होता है? वो जीरो डोज होता है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा होता है उसमें जन्म के समय 3 वैक्सीन तीन दिए जाते हैं। कौन सा? एक होता है हेपेटाइटिस B का दिया जाता है, फिर एक OPV 0 दिया जाता है, ठीक है। वो हेपेटाइटिस B OPV 0 देते हैं, और एक कौन सा देते हैं? BCG, समझे। ये 3 दिए जाते हैं, 3, हेपेटाइटिस B, OPV 0, BCG, ये 3 दिए जाते हैं। संस्थागत प्रसव के मामले में जन्म के समय दी जाने वाली OPV की खुराक है। तो ये सब क्या हैं? जीरो डोज है, मतलब ये जीरो डोज है OPV, लेकिन बाकी जो हैं वो जन्म के समय दिए जाते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस B सबसे पहले दिया जाता है टीका। अगर कोई भी वैक्सीन पूछा जाए आपसे चॉइस के तौर पे कि 3 टीका है, जैसे हेपेटाइटिस B, OPV और BCG, सबसे पहले कौन सा आप देंगे? तो सबसे पहले आप देंगे हेपेटाइटिस, समझे, B वाला। टीके से रोकथाम योग्य नवजात रोग हैं, ये लिखा है वैक्सीन प्रिवेंटेबल न्यूनेटल डिजीज इज। बताइए भाई टीके से जो रोकथाम कर सकते हैं, ये लिखा है टीके से रोकथाम योग्य नवजात रोग कौन से हैं जिनको रोका जा सकता है, नवजात शिशुओं में रोका जा सकता है। तो प्रश्न का सही आंसर है
ऑप्शन डी दिया गया। जस्ट अ सेकेंड प्लीज वेट। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा जा रहा है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये सिवाय करके क्वेश्चन में था, ठीक है। हाँ, ये सिवाय करके होगा। टीका से रोकथाम योग्य नवजात रोग हैं सिवाय, समझे। इसका मतलब ये है कि सभी रोग टीका से रोके जा सकते हैं, एक रोग नहीं रोक सकते, समझे। ये एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, एक्सेप्ट करके, कि टीके से सभी रोग रोक सकते हैं लेकिन एक नहीं रोक सकते। टेटनेस नहीं रोका जाता, समझे। देखो, ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी दे देंगे, खसरा के लिए मिजल्स का वैक्सीन आता है, पर्टोसिस के लिए भी ये आपका पर्टोसिस का टीका आता है, वुपिंग कप वाला, ठीक है, ये दे देंगे। लेकिन टिटनेस क्या होता है, अगर आपको जंक वाली कोई चीज़ लग जाएगी तो आपको टेटनेस हो जाएगा, समझे। आप धूल मिट्टी में नंगे पैर घूमेंगे, आपको टेटनेस होने के चांस होते हैं। कोई भी जंक वाली चीज़ जिसमें जंक वगैरह लगा है, लोहे की चीज़ है, स्टील की चीज़ है, जिसमें जंक लगा है तो आपको उसमें टेटनेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये टीका से नहीं रोकी जा सकती, लेकिन इसके कुछ टीके हैं जो दिए जाते हैं, ठीक है। लाइफ लॉन्ग, इससे लाइफ लॉन्ग प्रिवेंशन नहीं मिलता है। जो टेटनेस का टीका होता है, लाइफ लॉन्ग प्रिवेंशन नहीं मिलता, इनको बीच बीच में रूटीनली लगवाना चाहिए, रूटीन वाइज इनको लगवा लेना चाहिए, समझे। हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन में था कि सभी सभी तो रोके जा सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल न्यूनेटल डिजीज इज, समझे। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। संपर्क के बाद सक्रिय टीकाकरण सबसे आम तौर पर किसके लिए दिया जाता है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन फॉलोइंग एक्सपोजर इज गिवन मोस्ट कॉमनली फॉर। तो संपर्क के बाद सक्रिय इम्यूनाइजेशन, जो सक्रिय टीका सबसे पहले आमतौर पर किसके लिए दिया जाता है। तो प्रश्न का सही आंसर है ये रेबीज के लिए दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है, रेबीज के लिए दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। ए इज द राइट आंसर। एक्टिव इम्यूनाइजेशन फॉलोइंग एक्सपोजर इज गिवन मोस्ट कॉमनली फॉर। संपर्क के बाद सक्रिय टीकाकरण सबसे आम तौर पर किसके लिए दिया जाता है। तो ये रेबीज के लिए दिया जाता है, ठीक है, रेबीज। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। एक्टिव इम्यूनाइजेशन फॉलोइंग द एक्सपोजर इज गिवन मोस्ट कॉमनली फॉर द रेबीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। खसरे के टीके के बारे में निम्नलिखित में सभी कथन सत्य हैं सिवाय एक कथन सत्य नहीं, आपको बताना है कौन सा नहीं सत्य। ऑल आर ट्रू अबाउट मीजल्स वैक्सीन। सभी मीजल्स वैक्सीन के बारे में सही है, एक सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। सभी पॉइंट सही हैं, एक को छोड़ करके एक सही नहीं है। मीजल्स के बारे में एक चीज़ सही नहीं है। तो लिखा है ऑल आर ट्रू अबाउट मीजल्स वैक्सीन। तो प्रश्न का सही आंसर है सभी सही हैं। ये जो बी विकल्प में दिया गया सिंगल इन डोज 0.5 ml, एकल खुराक 0.5 ml, ये सही नहीं है, समझे। हाँ, ये सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। एक खुराक क्या दी जाती, सिंगल डोज नहीं, समझे, यही गलत है, बाकी सब सही हैं। ओके, गर्भावस्था में वर्जित होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कोल्ड चेन प्रणाली निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं। कोल्ड चेन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ, पढ़िए भाई, कोल्ड चेन सिस्टम किस लिए है। हाँ, कोल्ड चेन जो सिस्टम है ये किस लिए होता है, कोल्ड चेन सिस्टम। हाँ, कोल्ड चेन जो सिस्टम है, कोल्ड चेन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ, कोल्ड चेन प्रणाली निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं कोल्ड चेन सिस्टम। तो प्रश्न का सही आंसर ये प्रिजर्विंग वैक्सीन। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ऑप्शन डी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ये कोल्ड चेन प्रणाली निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं, तो ये सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न का सही उत्तर क्या मानेंगे, डी वाला माना जाएगा, प्रिजर्विंग वैक्सीन। कोल्ड चेन प्रणाली निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं, तो इसमें क्या करते हैं, कोल्ड चेन में वैक्सीन का ही तो भंडारण करते हैं। किसका भंडारण करते हैं, वैक्सीन का। निर्माता से टीकाकरण स्थल तक कम तापमान पर टीकों के भंडारण और परिवहन की प्रणाली को क्या कहते हैं। सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द वैक्सीनेशन साइट इज कॉल्ड। सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन, निर्माता से टीकाकरण स्थल तक कम तापमान पर टीकों के भंडारण और परिवहन की प्रणाली को कहा जाता है, क्या कहते हैं। तो इसे हम कोल्ड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल्ड चेन। जो टीका जहाँ पर बनते हैं वहाँ से लाए जाते हैं, जहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है वो कोल्ड चेन में लाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन आईपीवी को निम्न तापमान पर संरक्षित किया जाना चाहिए। कितने तापमान पर रखना चाहिए, जो आईपीवी होता है, आईपीवी को कितने तापमान पर रखना चाहिए। देखिए, परीक्षा में प्रश्न काफ़ी सिंपल भी आ जाते हैं, बस ये है कि बशर्ते उनकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। हाँ, ताकि आप समझ पाओगे। कई बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप अपनी गलती को फाइंड कर पाओगे, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। द इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी शुड बी प्रिजर्व्ड एट। तो आईपीवी वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। सही उत्तर
ऑप्शन ए माना जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर पढ़िए। कोल्ड चेन सिस्टम निम्नलिखित के संरक्षण की प्रक्रिया है। कोल्ड चेन सिस्टम में क्या करते हैं हम? पढ़िए भाई, 18 नंबर पढ़िए। कोल्ड चेन जो सिस्टम होता है इसमें क्या किया जाता है कोल्ड चेन सिस्टम में? हाँ, कोल्ड चेन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग। कोल्ड चेन सिस्टम निम्नलिखित के संरक्षण की प्रक्रिया है। किसके संरक्षण की प्रक्रिया है कोल्ड चेन सिस्टम? हाँ, कोल्ड चेन सिस्टम संरक्षण की प्रक्रिया है। तो कोल्ड चेन सिस्टम किसके संरक्षण की प्रक्रिया है? 18 नंबर पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। हाँ, कोल्ड चेन ये किसके संरक्षण की प्रक्रिया है? किसके संरक्षण की प्रक्रिया है? तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा ये वैक्सीन के संरक्षण की प्रक्रिया है। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऑप्शन डी। जो कोल्ड चेन है इसमें क्या करते हैं, वैक्सीन को ही तो स्टोर किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ILR को निम्न के लिए डिजाइन किया गया है। ILR इज डिजाइंड फॉर, ये किस लिए डिजाइन किया गया है? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, इसको किस लिए डिजाइन किया गया है? पढ़िए और आंसर बताइए। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को किस लिए डिजाइन किया गया है? किस लिए डिजाइन किया गया? ILR को निम्न के लिए डिजाइन किया गया। किसके लिए डिजाइन किया गया ILR को? जो ILR है इसे डिजाइन किया गया स्टोरिंग वैक्सीन, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? वैक्सीन को स्टोर करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए, समझे? हाँ, सही उत्तर माना जाएगा, ऑप्शन ए माना जाएगा। वैक्सीन ही इसमें स्टोर की जाती हैं। ठीक, चलिए अच्छा विज्ञापन पर ध्यान दीजिए। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, PDF नोट्स परचेज करना चाहते हैं, GS इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, या रिकॉर्डेड क्लासेज लेना चाहते हैं, या लाइव क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं GS इंडिया के, ठीक है, तो हम टेस्ट सीरीज भी श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आजकल कल तक चालू हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट नॉन पेड हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी अपना ले सकते हैं। ठीक है, कल के बाद परसों से अपना ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 6306782918। ओके, चलिए अच्छा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर टीकों का भंडारण निम्न पर किया जाता है। जो PSC होते हैं इसमें जो टीका होते हैं इनका जो भंडारण करते हैं हम, इसके बारे में पूछा जा रहा है। पढ़िए। एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC लेवल वैक्सीन आर स्टोर्ड इन द। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर टीकों का भंडारण निम्न में किया जाता है। टीकों का भंडारण, हाँ, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जस्ट अ सेकेंड प्लीज वेट। हाँ, तो पढ़िए। प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं इसमें टीकों का भंडारण करते हैं, किस में करते हैं? तो ILR में करते हैं। किस में करते हैं? ILR में, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ठीक है, ILR में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। सी इज द राइट आंसर। तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन सी माना जाएगा। सी इज द राइट आंसर। रोटा वायरस के लिए कथित दुष्प्रभाव में से एक है वन ऑफ द, हाँ, ये रिपोर्टेड साइड इफेक्ट ऑफ द रोटा वायरस वैक्सीनेशन। रोटा वायरस वैक्सीन दिया जाता है तो इसमें एक चीज़ रिपोर्ट की जाती है, आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, रोटा वायरस टीकाकरण के लिए कथित दुष्प्रभाव में से एक है रोटा वायरस वैक्सीन जो दी जाती। ठीक है, तो इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, रोटा वायरस वैक्सीन के दुष्प्रभाव? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा ये इंटरसेप्शन होने के चांस होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। जो रोटा वायरस वैक्सीन होती है, ठीक है, जब ये दी जाती है रोटा वायरस को रोकने के लिए, जैसे डायरिया वगैरह नहीं हो जाता, हाँ, इसलिए ये दी जाती है। हाँ, इसलिए ये दी जाती है। तो इसमें जो इसके दुष्प्रभाव हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, वो इंटरसेप्शन होने के चांस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तरीके की मेडिकल कंडीशन होती है, एक तरीके की मेडिकल कंडीशन होती है। इसमें जो आते हैं होती हैं, इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, समझे, ब्लॉकेज टाइप में देखने को मिलता है, समझे। हाँ, इसमें क्या है, ब्लॉकेज टाइप में देखने को मिलता है। सिम्टम्स में क्या होते हैं, इसमें लक्षण क्या आते हैं, जैसे इंटरसेप्शन होता है तो इसके जो लक्षण होते हैं, पेन होता है, कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी। जैसे ये पेट है, बच्चों के पेट में क्या होता है, पेन होता है, एब्डोमिनल कैविटी, बहुत ज़्यादा तेज पेन होता है, बहुत ज़्यादा मरोड़ होती है, उल्टियाँ होने लगती हैं बच्चों को, समझे। हाँ, ब्लॉटिंग देखने को मिलता है, पेट जो बच्चों का होगा बहुत फूला फूला सा पेट रहता है। ये रोटावायरस के मतलब जो साइड इफेक्ट हैं। करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है, जो इंटरसेप्शन होता है ना, तो इसमें करंट जेली लाइक स्टूल वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो देखने को। एब्डोमिनल पेन बहुत देखा देता है, उल्टियाँ देखी जाती है कई बार, और ब्लडी स्टूल भी देखने को मिलता है, समझे। ये अचानक से पेन हो जाता है, इसमें ब्लॉकेज टाइप में हो जाते हैं, मेडिकल कंडीशन होती है जो आते हैं होती हैं।
ये स्लाइड हो जाती है, दूसरे की तरफ स्लाइड हो जाती है। जैसे ये मेन आंत है, ये आंत है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से स्लाइड हो गई, दूसरे की तरफ स्लाइड हो जाती है, समझे। इस प्रकार से क्या करती है, ऐसे अपना मोड़ बना लेती है, तो ये ब्लॉकेज होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो पता चला कि ये इधर को मुड़ गई, इधर को मुड़ गई, ये इंटरसेप्शन इसमें होता है, समझे। ये एक प्रकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा टीका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कारण बन सकता है। पढ़िए और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 22 आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए और आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कैन रिजल्ट इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। निम्नलिखित में से कौन सा टीका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कारण बन सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कारण। तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब होता है कि जो प्लेटलेट्स होती है ना, ये गिर जाती हैं। प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है, हाँ प्लेटलेट्स, ये क्या होते हैं, कम हो जाती है, समझे। प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है, ठीक। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट्स क्या होंगी, डिक्रीज हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक। हाँ प्लेटलेट्स। अब ये होता है एमएमआर वैक्सीन, जब एमएमआर का टीका लगाया जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एमएमआर में देखने को मिलता है, समझे। हाँ, और भी कई दिक्कतों, कई और भी टीके हैं जिनमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है, ठीक। हाँ, तो वो होता है एमएमआर वैक्सीन। मतलब लगभग अगर 25,000 लोगों को एक वैक्सीन लगाई गई है, तो डेटा ये बताता है कि एक लोगों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता ही मिलता है इसमें, ठीक है। हाँ, बहरहाल रेयर केस है, ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, समझे। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन कोविड-19 में भी देखने को मिलती है, समझे। प्लेटलेट्स कोविड-19 का जैसे टीका होता है, जैसे कोरोना वायरस वैक्सीन का है, तो इसमें भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है, इसमें भी देखा जाए तो कोविड-19 में देखने को मिलता है, समझे। हाँ, और एमएमआर में देखने को मिलता है कोविड-19, ये भी ध्यान रखो, कोविड-19 में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखा जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाती है आपकी बॉडी में, ठीक। तो इन दोनों में देखने को मिलता है, इन दोनों में। सबसे ज़्यादातर कॉमन जो क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है ज़्यादातर, कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखा जाएगा कौन सा वैक्सीन लगाने पर, तो एमएमआर वैक्सीन लगाने पर देखा जाता है। ये उत्तर सही माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 23 नंबर, निम्नलिखित सभी टीके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हैं सिवाय एक टीका राष्ट्रीय टीकाकरण श्रेणी में नहीं आता, बाकी सब आते हैं। ऑल दी वैक्सीन आर इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, सभी वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हैं, एक नहीं है, ठीक है। एक टीका नहीं है। ऑल दी वैक्सीन आर इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, सभी वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, एक नहीं है। कौन सी नहीं है, ये टाइफाइड नहीं है, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। बीसीजी पेंटावलेंट है, पेंटावलेंट ओपीवी, ये सब है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, ठीक। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है एनआईएस है, इसमें कितने वैक्सीन इंक्लूड है वर्तमान में, आप हमें बताओ। 2025-26 के डेटा का बताना है आपको उत्तर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, यूआईपी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, यूआईपी के बारे में, ठीक है। तो बताइए भाई, यूआईपी किस वर्ष शुरू किया गया था। हाँ, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी कब शुरू किया गया था। तो यूआईपी कब शुरू किया गया था, तो ये 1985 में आया था। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, ठीक है। 1985 में ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट है पल्स पोलियो टीकाकरण में शामिल है। पल्स पोलियो, हाँ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर करता है। जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है, कितने साल के लड़का लड़की बच्चों को कवर करता है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, कितने साल के लड़का लड़कियों को कवर करेगा पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। तो ये कवर करता है 0 से लगा के 5 साल तक के बच्चों को, ठीक है। पहले जब ये आया पल्स पोलियो अभियान, ये 1995 में आया था। कब आया था, 1995 में। जब ये शुरुआत में आया तो ये 0 से लगा के 3 साल तक के लड़के लड़कियों को कवर कर रहा था। जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से लगा के 3 साल तक के, उनको कवर करता था। अब फिर इसमें क्या है, मॉडिफिकेशन किया गया। फिर इसके बाद ये अब जो वर्तमान में कवर करता है, ठीक है। तो वो 0 से लगा के 5 साल तक के बच्चों को कवर करता है। ये पोलियो का टीका क्यों दिया जाता है, ताकि आपको पोलियो वायरस ना हो जाए, समझे। और पोलियो वायरस एक खतरनाक बीमारी है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी क्या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, समझे। इसलिए गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, कई बार मतलब कभी नहीं पीना चाहिए, समझे। हाँ, गंदे पानी से परहेज करना चाहिए, कंटामिनेटेड गंदा भोजन नहीं करना चाहिए, इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड भोजन फूड वगैरह नहीं खाना पीना चाहिए, समझे। इससे ज़्यादा चांसेज होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 से पढ़िए। एक व्यक्ति को 2.5 घंटे पहले लगी चोट से हुए किसी भी घाव या टेटनेस के विरुद्ध पूर्व टीकाकरण प्राप्त हुआ है, तो उसे यह दिया जाना चाहिए। देखिए भाई, अ पर्सन रिसीव्ड कंप्लीट इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द टेटनेस, एक आदमी है, एक व्यक्ति है, तो उसे कंप्लीट टेटनेस का वैक्सीन लगाया गया है। एनी लेसरेशन, कहीं पर चोट वगैरह लग जाती है, घाव वगैरह बन जाता है, वुंड टाइप, फ्रॉम एन एनर्जी सस्टेन्ड 2.5 आवर्स एगो,
ही शुड बी गिवन, कह रहा है कि 2.5 घंटे पहले अगर उसे लगाया गया पूर्ण टीका है और तो अब क्या करेंगे उसमें टीटी का पूरा कोर्स फुल खुराक क्या होगा उत्तर। तो ये लिखा है सिंगल डोज ऑफ टीटी, टीटी की एकल खुराक क्या है इसमें दी जाती है, समझे। हाँ, बी उत्तर सही माना जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। टीटी का यहाँ पर सिंगल डोज दिया जाता है फिर, समझे। एक व्यक्ति को 2.5 घंटे पहले लगी चोट से हुए किसी भी घाव या टिटनेस के विरुद्ध टीकाकरण प्राप्त हुआ है, पहले उसको टीकाकरण किया गया था, जब भी किया गया हो 2 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, कभी भी टीकाकरण किया गया हो, 6 महीना पहले किया गया हो, लेकिन अगर उसे 2-2.5 घंटे के आसपास के पहले अगर चोट लगती है और कोई ऐसी सब्सटेंस या जंक वाली चीज़ें जाती हैं जिससे टिटनेस हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल डोज लगा देंगे, इसमें सिंगल डोज लगाया जाता है, समझे। और लगवा भी लेना चाहिए, इसके कोई खास नुकसान नहीं होते, ठीक है। रोग के रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज प्रपोज्ड बाई, प्रोनाउंस्ड नहीं है, हाँ, प्रपोज्ड बाई। तो ये रोग के रोगाणु सिद्धांत जर्म थ्योरी किसने प्रपोज किया था, लिस्पस्टर ने किया था, सी उत्तर सही माना जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, हैजे के प्रकोप के दौरान अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम आपातकालीन स्वच्छता उपाय हैं, आपको बताना है कौन से हैं, पढ़िए और आंसर बताइएगा। ड्यूरिंग कॉलरा आउटब्रेक, द बेस्ट इमरजेंसी सैनिटेशन मेजर्स टू बी अडॉप्टेड इज, हाँ, तो ड्यूरिंग कॉलरा आउटब्रेक द बेस्ट इमरजेंसी सैनिटेशन मेजर्स टू बी अडॉप्टेड इज, हैजे के प्रकोप के दौरान अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम आपातकालीन स्वच्छता उपाय हैं, कौन से हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे, बताइए भाई कौन से हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा ड्यूरिंग कॉलरा आउटब्रेक द बेस्ट इमरजेंसी सैनिटेशन मेजर टू बी अडॉप्टेड प्रोविजन ऑफ द क्लोरिनेटेड वाटर। तो हैजे के प्रकोप के दौरान अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम आपातकालीन स्वच्छता उपाय होते हैं कि आपको जो पानी पीना चाहिए वो क्लोरिनेटेड वाटर पीना चाहिए, समझे, क्लोरिनेटेड युक्त जल की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रोवाइड होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन मतलब फिल्टर वाला पानी पीना चाहिए। अगर कहीं पर कॉलरा के आउटब्रेक हो गए, जैसे कॉलरा फैल गया कहीं पर किसी जगह किसी एरिया में, क्योंकि कई बार पानी गंदा होता है, पता चला कोई पानी पी रहा है उस एरिया का, पाइप का, नल का, नहर का या कहीं अन्य जगह का, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको क्लोरीन युक्त पानी पीना चाहिए, फिल्टर वाला पानी पीना चाहिए, अन्य पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल हाँ, unilocular rashes firstly appear from the trunk and then on face, arms and legs are characteristic of the disease। ये किस चीज़ की करेक्टरिस्टिक हैं, पढ़िए और आंसर बताइए, ठीक है, पढ़ लीजिएगा और आंसर बताइएगा। ये दिया गया हाँ, सम्मित एक कोश की चकत्ते जो पहले धड़ से और फिर चेहरे पर, हाथों पर दिखाई देते हैं, रोग के लक्षण हैं, तो ये चिकन पॉक्स। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न का सही उत्तर क्या मानेंगे, ऑप्शन सी माना जाएगा। नेक्स्ट है कॉपलिक्स के दाने इसमें देखे जाते हैं, कॉपलिक्स के जो धब्बे होते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं भाई, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, जीएस इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं, तो पीडीएफ नोट्स परचेज कर लीजिए, ठीक है। आपके जो 38 टॉपिक हैं इस अकॉर्डिंग यूपी SSC ANM के इस टॉपिक के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, ठीक है। आप लाइव क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो, जीएस इंडिया में लाइव कोर्स ले सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेज ले सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डेड डेटा। तो जो भी स्टूडेंट क्लास वगैरह लेना चाहते हो तो रिकॉर्डेड क्लासेज पीडीएफ नोट जिनके पास कम समय है तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे 6307682918 6306782918। अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, जीएस इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, 6306782918 6307682918 अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। अगर कोई भी अन्य प्रश्न है आप तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इस प्रश्न का उत्तर देना था आपको। कॉप्लिक स्पॉट, स्पोर्ट नहीं है यहाँ पर, स्पॉट होगा, ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट लिखा जाएगा, ठीक है। कॉप्लिक के जो धब्बे हैं वो देखने को मिलते हैं, किस में देखे जाते हैं, कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं, तो कॉप्लिक के जो धब्बे देखे जाते हैं मिजल्स में देखे जाते हैं, किस में देखे जाते हैं, मिजल्स में। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा, मिजल्स में। अब कॉप्लिक स्पॉट क्या होते हैं ये बता दें आपको। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, इनके जो इनर चीक होते हैं, अंदर वाले गाल, इनर चीक का मतलब अंदर वाले जो गाल होते हैं, ठीक है, इसमें एक रैसेस टाइप में बन जाते हैं, दाना टाइप में बन जाते हैं, ठीक है, वाइट कलर के, हल्के रेड वाइट कलर के दाने धब्बे टाइप में बन जाते हैं। और ये कहाँ पर बनते हैं, ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। इसे लिखा जाता है बक्कल, BUCCAL, बक्कल कैविटी बोला जाता है इसे,
इसे गाल का जो अंदर वाला पार्ट होता है जिसे इनर चीक कहते हैं, तो बकल कैविटी में क्या होते हैं, ये रैसेज बन जाते हैं। इसको बोला जाता है कॉप्लिक स्पॉट। क्या कहते हैं इसे? कॉप्लिक स्पॉट बोला जाता है इसे, ठीक है। कॉप्लिक स्पॉट इसी को कहा जाता है। ये बकल कैविटी में बनते हैं, गाल के अंदर, छोटे बच्चों में, चिल्ड्रंस में देखने को मिलते हैं। मिजल्स बीमारी में ये देखे जाते हैं, इसलिए इसे रोकने के लिए मिजल्स के टीके लगाए जाते हैं। अन्य बीमारियां होती हैं इन्फ्लुएंजा टाइप में, उनको भी रोकने के लिए टीके लगाए जाते हैं, समझे। हाँ, तो ये थे आज के प्रश्न जो आपको पढ़ाए गए, समझाए गए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, पीडीएफ नोट परचेज करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट इस नंबर पर हमारे संपर्क करेंगे। अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट एएनएम के लिए पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या रिकॉर्डेड क्लासेज लेना चाहते हैं, समय नहीं है तो रिकॉर्डेड डेटा क्या होता है, हम एक बार में प्रोवाइड कर देते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ लो जब आपके पास समय हो, ठीक है। बाकी लाइव क्लास ज्वाइन करना सबसे बेहतर है। अगर ज्वाइन करते तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन करते तो वो लाइव क्लास वाला डेटा आपको रिकॉर्डेड में अवेलेबल है। लाइव क्लास का जो डेटा होता है ना, वो सब रिकॉर्डेड में मिल जाता है, कम फीस में भी मिल जाता है आपको, ठीक है। लाइव की इतनी फीस भी नहीं देनी पड़ती आपको, ठीक है। चलिए अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और जल्द ही मुलाकात करेंगे। अभी एक पार्ट इसका और आएगा, अभी और देंगे इसमें क्वेश्चन, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद एक क्लास और शेड्यूल है, तो जो भी स्टूडेंट हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो अभी एक क्लास इसमें और दी जाएगी और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। बाय बाय, टेक केयर। चैनल्स को सभी स्टूडेंट्स लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं एग्जाम्स में बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए।